नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब में। दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत अपने कंप्लीट हो गए थे और आज है अपने राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर जो पहला नाम आता है इतिहासकार में, वो आता है कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड, ये नाम आपको हर जगह राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इनका जन्म है, कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था गुरुजी? तो ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर। जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के अंदर। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी स्कॉटलैंड में हुई थी। तो आप ऐसे लिख लो, प्रारंभिक शिक्षा भी स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, इनके जो माता का नाम है, इनकी माता का नाम मैरी हैटली है। मैरी हैटली, इनकी माता का नाम मैरी हैटली। ठीक है, इनके पिता का नाम जेम्स टॉड है। इनके पिता का नाम जेम्स टॉड है। ठीक है, देखो इनकी पत्नी का नाम वो है क्लटबर्ग। पत्नी का नाम क्लटबर्ग है। देखो, इन्हें राजस्थान के अंदर घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लिख दो, इनको राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके जो गुरु कौन थे? तो देखो, इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद। गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। ये यति ज्ञानचंद्र है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के अंदर सन 1800 में आया था। और सन 1800 में जब भी आया, सबसे पहले ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जाता है और अपने गुरु बनाता है यति ज्ञानचंद को। ठीक है, उसके बाद में ये 1806 के अंदर 1806 में मेवाड़ जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये भारत में सबसे पहले कब आया, तो ये भारत के अंदर सबसे पहले आया था 1798 में। 1798 में आया था, जब उसकी उम्र थी 17 वर्ष। मात्र 17 वर्ष की आयु के अंदर ये भारत आया था। ठीक है, देखो इन्हें कर्नल की उपाधि कब मिली? तो देखो, इन्हें कर्नल की उपाधि मिली थी 1813 के अंदर। ठीक है, ये वापस कब गए? तो ये वापस इंग्लैंड गए 1822 के अंदर। और ये जब गए तो ये अपने साथ एक शिलालेख लेकर गए थे, उसका नाम था मानमोरी का शिलालेख। और ये मानमोरी का शिलालेख जब वो लेकर के जा रहे थे तो जहाज के अंदर ज़्यादा वजन हो गया था और इस शिलालेख को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, अब देखो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी थोड़ी पुस्तकें ध्यान रख लेना। 2-3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है इनकी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज
एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। ये पुस्तक देखो कब प्रकाशित हुई, तो ये 1829 के अंदर प्रकाशित हुई। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग हुए हैं। एक तो हुआ है राजस्थान, दूसरा नाम प्रयुक्त हुआ है राजवाड़ा या रजवाड़ा भी बोलते हैं, रजवाड़ा, और तीसरा शब्द प्रयोग हुआ है रायथान। ये 3 शब्द राजस्थान के लिए इस पुस्तक में उल्लेखित हैं। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर कुछ वक्तव्य मिलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वक्तव्य मिलता है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य शायद ऐसा ना हो जहां थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और लियोनार्डस जैसा वीर पुरुष नहीं हुआ हो। ये बात इस पुस्तक में लिखी हुई है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, एक वक्तव्य और लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है शौर्य व बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पर थर्मोपोलियाँ हैं। ये बातें इसमें लिखी गई है। ये 2 वक्तव्य आप याद रखना, जैसे पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरी पुस्तक है इसकी दी सेंट्रल। देखो, दूसरी पुस्तक है इसकी दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक है ये वाली, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये प्रकाशित हुई 1832 के अंदर। ठीक है, तीसरी इसकी पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, या इसको बोलते हैं ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये पुस्तक है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1838-39 के अंदर। 2 डेट मिलती है। इसका जो संपादन था वो करवाया था उसकी पत्नी ने करवाया था। पत्नी का नाम क्या था? क्लटबर्ग। और ये संपादन है वो उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। इस पुस्तक का जो संपादन है वो उनकी
मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये था आपके कर्नल जेम्स टोड, पूरा कंप्लीट है। एक बार में जल्दी से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको वापस शॉर्टली रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 इंग्लैंड के अंदर। निवासी था स्कॉटलैंड का। प्रारंभिक शिक्षा उसकी स्कॉटलैंड में हुई। माता का नाम मैरी हैटली था। पिता जेम्स टोड थे। पत्नी का नाम क्लटबर्ग था। इनको राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। ये राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सन 1800 के अंदर आए और आते ही सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रवेश किया था। और ये मेवाड़ के अंदर 1806 में जाते हैं। भारत के अंदर पूछे तो ये 1798 में आते हैं और उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, उनके बाद उन्हें पूछे कि कर्नल की उपाधि कब प्राप्त हुई, तो 1813 के अंदर प्राप्त हुई। वापस ये गए 1822 के अंदर, जो साथ में कौन सा शिलालेख लेकर के गए, तो ये लेकर के गए थे मानमोरी का शिलालेख। फिर पूछे अगर उनकी पुस्तकें, तो उनकी 3 पुस्तकें आती है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, जो 1829 के अंदर प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान नाम मिलते हैं राजस्थान के लिए। और एक वक्तव्य मिलता है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य शायद ऐसा ना हो जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो और लियोनार्डस जैसा वीर पुरुष ना हो। ये वक्तव्य मिलता है। और क्या वक्तव्य मिलता है, तो और वक्तव्य मिलता है शौर्य व बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोलियाँ हुई हैं। ठीक है, दूसरी पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो 1832 के अंदर प्रकाशित हुई। और तीसरी पुस्तक है उनकी पश्चिमी भारत की यात्रा, या इसको बोलते हैं ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये प्रकाशन इसका 1838-39 में हुआ था। संपादन करवाया था उनकी पत्नी क्लटबर्ग ने, और उनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये था आपके कर्नल जेम्स टोड। चलते हैं दूसरे पर। दूसरा जो है वो है कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया। दूसरा है कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया। इनका भी उल्लेख मिलता है। देखो, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 5 जुलाई 1836 में हुआ था। गुरुजी कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था ढोलकिया गांव, जो पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह का दरबारी या कृपा पात्र थे। ठीक है, इन्होंने कवि राजा श्यामल दास ने मेवाड़ के 3 महाराणाओं का कार्यकाल देखा है। ठीक है, तो पहला कार्यकाल तो उन्होंने देखा शंभू सिंह का। दूसरा कार्यकाल देखा उन्होंने सज्जन सिंह का। और तीसरा कार्यकाल देखा उन्होंने फतेह सिंह का। ये 3 महाराणाओं का कार्यकाल इन्होंने देखा है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वीर विनोद। इस पुस्तक को देखो, शंभू सिंह ने इस पुस्तक को लिखवाना प्रारंभ करवाया था। तो इस पुस्तक को लिखवाना प्रारंभ किसने करवाया था, शंभू सिंह ने। रोक लगाई थी इस पे फतेह सिंह ने।
तो ऐसा लिख लेना। रोक लगाई थी इस पुस्तक पे फतेह सिंह ने, और इस पुस्तक को पूर्ण करवाया था सज्जन सिंह ने। तो ऐसा लिख देना यहाँ पर, पूर्ण करवाया था सज्जन सिंह ने। इस पुस्तक को, या इस पुस्तक की जो भाषा है, ये भाषा है अवधी भाषा। इस पुस्तक की जो भाषा है वो अवधी भाषा। इस पुस्तक को लिखने में समय लगा था लगभग 21 वर्ष का समय लगा था। और इस पुस्तक पर जो खर्च आया था, उस समय खर्च आया था 1 लाख रुपए। इतना खर्च आया था उस पुस्तक पे। और इस पुस्तक में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है वो भी देख लो। तो वीर विनोद के अंदर मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास मिलता है। वीर विनोद के अंदर मेवाड़ के, या फिर ऐसा लिख लो, मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। मेवाड़ राज्य का इतिहास मिलता है। और क्या मिलता है? तो और मिलता है महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये बात लिखी हुई है वीर विनोद में। ठीक है, इसीलिए महाराणा कुंभा को इसमें स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। ठीक है, चलो अब देखो, इन्हें कवि राजा श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ध्यान रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, इन्हें कवि राजा की उपाधि है वो दी थी महाराणा सज्जन सिंह ने वो कवि राजा की उपाधि दी थी। एक और जानकारी मिलती है इस वीर विनोद के अंदर। गुरुजी क्या जानकारी मिलती है? तो एक जानकारी मिलती है कि भाई मारवाड़ के शासक थे महाराजा महाराजा विजय सिंह थे। और महाराजा विजय सिंह को इसके अंदर मारवाड़ का जहांगीर कहा गया है। वीर विनोद के अंदर मारवाड़ का जहांगीर कहा गया है। मारवाड़ का जहांगीर बताया गया है किसमें? वीर विनोद में किसको बताया गया है? महाराजा विजय सिंह को। ठीक है, और इसी पुस्तक के अंदर गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां बताया गया है। ये मारवाड़ की नूरजहां बताया गया है। ये वही नूरजहां है जो विजय सिंह की गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको मारवाड़ की नूरजहां बताया गया है। कंप्लीट बात है। ठीक है, और कुछ जानकारी मिलती है तो ये कवि राजा श्यामल दास की इतनी ही जानकारी है, आपको ये पढ़ करके जाना है। ठीक है बात। अब नेक्स्ट अपना जो कवि है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो तीसरा है
जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ GS ओझा। ठीक है। पूरा नाम है इसका गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जो जन्म हुआ था, देखो इनका जन्म हुआ था 1863 के अंदर। तो इनका जन्म हुआ था 1863 के अंदर। गुरुजी कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर। रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था, रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर। इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी बम्बई के अंदर। आज इसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। कंप्लीट। इनकी जो कर्मस्थली थी उदयपुर। इनकी कर्मस्थली थी उदयपुर। ठीक है। हाँ, देखो ये उदयपुर के अंदर किसके पास रहता है? तो एक तो रहता है कवि राजा श्यामल दास के पास, और उस समय शासक थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह, इनके पास ये रहता है। ठीक है। कवि राजा श्यामल दास को ये गुरु बनाता है, तो ये इनके गुरु हुए। कवि राजा श्यामल दास इनके गुरु थे। ठीक है। इन्होंने लिख लेना, इन्होंने लगभग 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति है, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला है। ठीक है। इनको उपाधि, अगर बात करें उपाधि की, तो इनको उपाधि मिली थी 1914 के अंदर। गुरुजी क्या उपाधि मिली थी? 1914 के अंदर इनको उपाधि मिली थी राय बहादुर की उपाधि मिली थी। और ये राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है बात। अब देखो राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? देखो राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ है मुणोत नैणसी ख्यात। मुणोत नैणसी ख्यात का संपादन किया था। और मुणोत नैणसी की ख्यात का संपादन किया था किन्होंने किया था? GS ओझा ने किया था। ठीक है, संपादन किया था। इन्होंने एक पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, जो अभी अभी आप पढ़ करके आए हो। बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना। इसका हिंदी में अनुवाद किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, यानी कि GS ओझा ने किया था। एक बात ध्यान रखना, इन्हें राजस्थान का गरीबन भी कहा जाता है। राजस्थान का गरीबन कहा जाता है। ठीक है। इन्हें राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार भी कहा जाता है। तो देखो इन्हें राजस्थान का प्रथम
पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है, पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है, पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है, पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है। कंप्लीट बात है। देखो इन्होंने भारतीय लिपि शास्त्र का अंकन करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित करवाया था। देखो तो लिखो, इन्होंने भारतीय लिपिमाला, इन्होंने भारतीय लिपिमाला या लिपि शास्त्र कर दो, लिपि शास्त्र का अंकन करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड में दर्ज करवाया या नामांकित करवाया। ठीक है। देखो इन्होंने लगभग पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा है। तो इन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा है, जिसके अंदर विशेष रूप से सिरोही का इतिहास लिखा, दूसरा उदयपुर का इतिहास लिखा, तीसरा डूंगरपुर का इतिहास लिखा, चौथा बांसवाड़ा का इतिहास इन्होंने लिखा, पांचवा कोटा का लिखा, बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा, और इतिहास लिखा जोधपुर का। जोधपुर का इतिहास उन्होंने एक ही भाग लिखा था, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा। अब एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं पूछेगा कि कहाँ का इतिहास लिखा, एग्ज़ाम के अंदर पूछेगा कि जीएस ओझा ने निम्न में से कहाँ का इतिहास नहीं लिखा। तो इतिहास कहाँ का नहीं लिखा था, एकमात्र ऐसा है जहाँ का इतिहास नहीं लिखा था, वो है जयपुर। तो जीएस ओझा ने जयपुर का इतिहास नहीं लिखा था। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए तो देख लेना। नेक्स्ट अपना जो इतिहासकार है वो है एलपी तैसीतोरी। तो चौथा इतिहासकार अपना हो जाएगा डॉक्टर एलपी तैसीतोरी, एलपी तैसीतोरी। इनका पूरा नाम लुईस जीपियो तैसीतोरी है। तो देखो पूरा नाम लुई जीपियो तैसीतोरी है, लुई जीपियो तैसीतोरी। ठीक है। देखो इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1887 में हुआ था। गुरुजी कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था उदीने शहर, और ये कहाँ पर है, ये है इटली में, उदीने शहर इटली में हुआ था। देखो ये भारत कब आए, तो ये भारत आए 1914 के अंदर। और कहाँ पर आए, तो ये आए थे दिल्ली में। भारत 1914 के अंदर आए और सबसे पहले दिल्ली में आया था। भारत में इन्हें बुलाया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बुलाया था। ठीक है। तो लिखो बुलाया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बुलाया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बुलाया था। कारण क्या था, किस कारण से बुलाया था, तो देखो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में लिख लो, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में राजपूताने के
इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए, इतिहास का सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वेक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए इन्हें भारत बुलाया था। किन्होंने बुलाया था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इनको भारत बुलाया था। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर देखो, ये राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर आए थे। तो देखो, ये राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर आए, और जोधपुर के बाद ये जाते हैं बीकानेर, और बीकानेर में ही रहते हैं, और बीकानेर में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कर्म देखो, इनकी कर्मस्थली, मृत्यु, कब्र, सब के सब ये बीकानेर में है। ध्यान रखना, बीकानेर में है। कर्मस्थली भी बीकानेर है, मृत्यु भी उनकी बीकानेर में हुई, और कब्र भी उनकी बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, देखो, महाराजा गंगा सिंह ने इनको सारणों के इतिहास का सर्वेक्षण का कार्य दिया था। इतिहास के सर्वेक्षण का कार्य दिया था। इतिहास के सर्वेक्षण का कार्य दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने इनको सारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। इनकी पुस्तकें देखो, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पहली, राजस्थान में सारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे। राजस्थान में सारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे, ये इनकी पुस्तक थी। और दूसरी पुस्तक इनकी थी पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। दूसरी पुस्तक थी पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। तो ये थी व्याकरण। ठीक है, ये दो पुस्तकें इनकी थी। ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता भी थे, ध्यान रखना। देखो, ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता भी थे, पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज या जानकारी सर्वप्रथम एल्पित्या सिथोरी ने ही दी थी। ये भाषा शास्त्री विद्वान भी थे, ध्यान रखना। ये भाषा शास्त्री विद्वान थे। इन्होंने पहले पूर्वी राजस्थानी भाषा का विभाजन भी किया। इन्होंने भाषा का विभाजन भी किया और दो तरीके से किया। पहला क्या है? पूर्वी राजस्थानी, पहली है पूर्वी राजस्थानी और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी। ये भाषा के हिसाब से दो प्रकार से विभाजन किया है, राजस्थानी भाषा का विभाजन किया है। देखो, इन्होंने कुछ पुस्तकों का संपादन किया था। जिसमें पहली आती है वैली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात। वैली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात। वैली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात ये लिखी थी दुर्सा आडा ने।
दुर्साहाड़ा दुर्साहाड़ा ने लिखी थी। इसको दुर्साहाड़ा ने इसको क्या कहा था, कुछ कहा था, ध्यान रखो। इसको पांचवा वेद कहा था। दुर्साहाड़ा ने इसको पांचवा वेद कहा था, ठीक है। और कहा था 19वीं पुराण। क्या कहा था? 19वीं पुराण कहा था, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। इसके जो लेखक थे वो थे पृथ्वीराज राठौड़। और राठौड़ ने एक और लिखी थी पित्थल पाथड़ की रचना की थी। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस भी कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। दूसरा जो ग्रंथ था संपादन किया था इन्होंने, वो था राव जैतसिरो संध। दूसरा था राव जैतसिरो संध या रीछंद, राव जैतसिरो छंद, ठीक है। इसके लेखक थे बिट्ठू सुजा, ठीक है। बीकानेर संग्रहालय की स्थापना, देखो अगले, बीकानेर संग्रहालय की स्थापना 'एल.पी. तेसीतोरी के कहने पर, एल.पी. तेसीतोरी के कहने पर महाराजा गंगा सिंह ने द्वारा करवाया गया। महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। बीकानेर संग्रहालय की स्थापना की गई एल.पी. तेसीतोरी के कहने पर। और इनके जो गुरु थे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पंडित रामकरण ओसापा इनके गुरु थे। तो ये थे राजस्थान के कुछ इतिहासकार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, होती है कल मुलाकात। धन्यवाद।